एक अनकही कहानी। आदिनाथ बनर्जी जब 80 वर्ष के हो गए थे और परिवार के नाम पर अब उनके पास घर का कोई भी सदस्य जीवित नहीं था और यह वास्तव में बहुत दुख की बात थी। आदिनाथ बनर्जी को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उनके घर पर नौकर चाकर थे जो उनका पूरा ध्यान रखते थे। पर यह बात भी सच थी कि किसी की भी उनसे ऐसी नज़दीकियां नहीं थी जैसी नज़दीकियां किसी परिवार के सदस्य के साथ हो सकती थीं। और अब आदिनाथ बनर्जी की जिंदगी के दिन अब बिना किसी उद्देश्य के बीत रहे थे और वो भीतर से बहुत निराश हो चुके थे। वो हर रोज बिना किसी उद्देश्य के घर से पैदल ही दिशाहीन निकल जाते थे और कहीं पर भी बैठ जाते थे और चुपचाप लोगों को आता जाता हुआ देखते थे। और लोगों की उस भीड़ में किसी को भी उनसे कोई मतलब नहीं था कि कोई उनसे उनका सुख दुख पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही एक दिन आदिनाथ बनर्जी एक बगीचे में घूमते हुए निकल गए थे और एक शांत जगह को देखकर वो चुपचाप वहीं पर बैठ गए थे। उनको वहां पर बैठे हुए बहुत समय हो चुका था, पर किसी ने भी उनसे कोई बातचीत नहीं की और यह सब एक 20 वर्षीय लड़की बहुत देर से देख रही थी और पता नहीं क्या सोचकर वो उनके पास आई थी और उनके करीब पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गई और उनसे बातचीत शुरू करते हुए आदिनाथ बनर्जी से कहा था, मेरा नाम रेनू है और मैं इस बगीचे के पास ही रहती हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट में नौकरी करती हूँ। मैं आपको बहुत दिनों से बगीचे में आते हुए देख रही हूँ और आप मुझे हमेशा अकेले ही बैठे दिखाई देते हैं। आदिनाथ बनर्जी ने उस लड़की को बहुत ध्यान से देखा था और थोड़ा मुस्कुराकर उससे कहा था, मेरा नाम आदिनाथ बनर्जी है और मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और एक समय था जब मेरे घर में बहुत से सदस्य थे। और उस पल आदिनाथ बनर्जी को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की किताब के सफ़े पलट रहे थे और उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा था, जब मैं 24 वर्ष का था तब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया था और मेरी पत्नी देविका बहुत सुंदर थी और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरी पसंद नापसंद का उसे बहुत ध्यान रहता था। इसी तरह हमारे दिन हंसी खुशी बीतने लगे थे और एक वर्ष बाद हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया था और हम दोनों मिलकर उसकी अच्छी तरह से परवरिश करने लगे थे। और जब वो कुछ बड़ा हुआ था तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। और मुझे आज भी याद है कि कुछ दिन तक तो वो स्कूल बहुत रोकर जाता था और उसे स्कूल छोड़ते हुए हमें भी बहुत दुख होता था। पर जब वो स्कूल से वापस लौटता था तब हम बहुत खुश होते थे और इसी तरह से हमारे दिन बीतते गए और हमारे बेटे ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और वो अब कॉलेज जाने लगा था। तब आदिनाथ ने एक बार उस लड़की की ओर देखा था जो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और फिर आदिनाथ बनर्जी ने अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में अनंत में कहीं देखते हुए फिर से कहना शुरू किया था, हमारा बेटा बहुत बुद्धिमान था और उसने कॉलेज की पढ़ाई प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ पास की थी और हम इस बात से बहुत खुश थे और वो हमसे बहुत प्यार करता था और वो प्यार से मुझे बाबा कहता था। और एक दिन उसने हम दोनों से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहता है, उसके लिए उसे विदेश जाना होगा। और उसकी बात सुनकर हम दोनों कुछ समय के लिए बहुत उदास हो गए थे, पर फिर हमने उसकी खुशी का सोचकर यह निर्णय लिया कि हम उसे विदेश भेजेंगे और उसे आगे पढ़ने का मौका देंगे। कुछ समय के बाद वो विदेश चला गया और वहाँ से उसके खत आते रहे और अधिक बुद्धिमान होने की वजह से उसने वहाँ की पढ़ाई जल्द ही समाप्त कर ली थी और उसके अच्छे नंबरों की वजह से एक विदेशी कंपनी ने उसे नौकरी पर रख लिया था। और एक क्षण के लिए आदिनाथ बनर्जी ने पास बैठी लड़की की ओर देखा था और उन्होंने देखा कि उस लड़की की जगह अब वहाँ पर एक वृद्ध इंसान बैठा हुआ था और वो उनकी एक तरफा बातचीत को बहुत गौर से सुन रहा था। और वो लड़की कब की जा चुकी थी, पर आदिनाथ बनर्जी की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई थी। और फिर उन्होंने
एक बार उस वृद्ध की ओर देखा था और फिर अपनी जिंदगी की कहानी आगे कहनी शुरू की थी। उसे कंपनी के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और वो बहुत मेहनती था और वो अपने पत्रों में लिखता रहता था कि आज उसे कंपनी के लोगों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और उस पल को हम दोनों को बहुत याद करता था और वो हमें हर महीने पैसे भेजना कभी नहीं भूलता था। पर इस बीच मेरी पत्नी देविका कुछ उदास रहने लगी थी और अब वो चेहरे से भी थोड़ी बीमार लगने लगी थी। पर उसने मुझसे कहा था कि उसकी बीमारी के बारे में उसके बेटे को कोई खबर ना करे। उसे लगता था कि यहाँ की परेशानी की खबर सुनकर उनका बेटा परेशान हो जाएगा। मेरी पत्नी और मैं सदा अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे और ऐसे ही समय बीतता गया और इस बीच हम दोनों अपना जन्मदिन किसी अच्छे होटल में मनाते थे और उस दिन हम दोनों अपने बेटे को बहुत याद करते थे। ऐसे ही कुछ वर्ष और बीत गए थे और अब मेरी पत्नी कुछ अधिक बीमार रहने लगी थी और यह कहकर क्षण भर के लिए आदिनाथ बनर्जी ने उस वृद्ध की ओर देखा था। पर अब तक तो वो वृद्ध भी वहां से जा चुके थे और अब उनके स्थान पर एक नौजवान पति पत्नी बैठे हुए थे और वो मेरी ओर बहुत ध्यान से देख रहे थे। क्षण भर के लिए आदिनाथ बनर्जी ने उस पति पत्नी की ओर देखा था और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की कहानी आगे कहनी शुरू की थी। एक दिन हमारे बेटे का हमें खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि उसने वहां पर एक घर खरीद लिया है और उस खुशखबरी को सुनकर मेरी पत्नी और मैं बहुत खुश हुए थे और उसने पत्र के साथ हमें उस घर की कुछ तस्वीरें भी भेजी थी जिन्हें हम दोनों बार बार देखते थे और इसी तरह हंसते खेलते एक वर्ष कब बीत गया था हमें इस बात का पता तक नहीं चला था। और एक दिन हमारे बेटे ने हमें पत्र लिखकर बताया कि उसने विवाह कर लिया है और उसने अपनी पत्नी के साथ खिंचवाई बहुत सी तस्वीरें हमें भेजी थी और उसकी पत्नी एक अंग्रेज लड़की थी और वो बहुत सुंदर थी। हमारे बेटे ने हमें पत्र लिखकर बताया था कि वो लड़की उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसके माता पिता ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा था जिसे हमारे बेटे ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। उस खबर को सुनकर हम खुश भी हुए थे पर साथ ही थोड़ा उदास भी थे और इसकी वजह यह थी कि हम अपने बेटे से बहुत दूर थे और उनसे अब हमारा मिलना जुलना मुमकिन नहीं था। हमारे बेटे की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी और इस बीच आदिनाथ बनर्जी ने एक बार फिर पास बैठे उस नौजवान पति पत्नी की ओर देखा था। पर अब तक तो पति पत्नी भी जा चुके थे और अब उनकी जगह पर एक 12 वर्षीय छोटा बच्चा वहां पर बैठा हुआ था जो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसने अचानक आदिनाथ बनर्जी का हाथ पकड़कर उनसे पूछा था, आगे क्या हुआ अंकल? और आदिनाथ बनर्जी ने मुस्कुराकर उस बच्चे की ओर देखा था और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी कहनी शुरू की थी। एक वर्ष के बाद हमारा पोता हुआ था और हम पति पत्नी इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए थे और उस दिन हम दोनों ने एक शानदार होटल में डिनर किया था और हमने दादा और दादी बनने का जश्न मनाया था और वो हमारे जीवन के ऐसे पल थे जैसे ईश्वर ने हमारे सब सपने सच कर दिए थे। ऐसे थोड़े वर्ष और बीत गए और इस बीच हमारा बेटा हमें तस्वीरें भेजता रहा और हम उन तस्वीरों को देखकर खुश होते रहे और अब हमारा पोता 5 वर्ष का हो गया था और उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। इस बीच आदिनाथ बनर्जी की निगाह पास बैठे बच्चे की ओर गई थी और उन्होंने देखा कि उस बच्चे के दोस्त उसे अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे और वो बच्चा भागता हुआ अपने दोस्तों के बीच चला गया था और अब उस बच्चे के स्थान पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी जो लगभग उनकी ही उम्र की थी और उस वृद्ध महिला की ओर देखने के बाद आदिनाथ बनर्जी ने अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में आगे कहना शुरू किया था। कुछ साल ऐसे ही सुख से बीत गए थे पर इस बीच मेरी पत्नी कुछ अधिक बीमार रहने लगी थी पर उसने मुझे जोर देकर कहा था कि उसकी बीमारी की खबर वो बच्चों को ना दे। पर मुझे मालूम था कि वो अपने बेटे और पोते को याद करके भीतर ही भीतर घुल रही थी और मैं खामोश बैठा उसे तिल तिल कर मरता हुआ देख रहा था
और इसी बीच एक दिन मेरी अंग्रेज बहू का तार आया और उस तार में उसने लिखा था कि आपका बेटा बहुत बीमार है और आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। और उस तार को पढ़कर मैं और मेरी पत्नी बहुत चिंतित हो उठे थे और उस समय मुझे अपनी पत्नी की भी फिक्र थी, क्योंकि कुछ दिनों से अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। पर जैसे तैसे करके मैंने अपनी पत्नी के लिए एक औरत को उसकी देखभाल करने के लिए रखकर मैं खुद विदेश रवाना हो गया था। और वहां पहुंचकर मुझे बहुत दुखद समाचार मिला और इतना कहते ही आदिनाथ बनर्जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उनके पास बैठी वृद्ध महिला ने उन्हें सांत्वना देने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया था। और उस पल उस वृद्ध महिला की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे और वो बार बार अपने पल्लू से उन्हें पोंछ रही थी। तब क्षण भर ठहर कर आदिनाथ बनर्जी ने अपनी जिंदगी की कहानी आगे कहनी शुरू की थी। मेरी अंग्रेज बहू ने मुझे बताया कि आपके बेटे को कैंसर था और वो तीसरी स्टेज पर था और डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। यह कहकर आदिनाथ बनर्जी सुबकने लगे थे, पर फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहानी आगे कहनी शुरू की थी। हमने उसका दाह संस्कार वहीं किया था और अपने पोते को मिलने के बाद मैं वापस इंडिया चला आया था। पर अब मुझे इस बात की चिंता होने लगी थी कि अपनी पत्नी को मैं यह दुखद समाचार कैसे बताऊंगा। और मैंने उसी पल यह निर्णय लिया था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। पर इस बीच हमारी बहू ने पत्र लिखने कम कर दिए थे और एक दिन ऐसा भी आया कि वो हमें लगभग भूल ही गई थी। और अपने पोते के बारे में सोचकर मैंने उसे कुछ पत्र लिखे थे, पर उसने मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया था। और मैंने उसके इस रवैये से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि अब वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और यह हमारे लिए बेहद दुख की बात थी। कुछ वर्ष तक वह खुद ही अपने पुत्र की तरफ से खुद को पत्र लिखता रहा और अपनी पत्नी को खुद के लिखे पत्र पढ़कर सुनाता रहा। पर शायद मेरी पत्नी बहुत पहले ही सब कुछ समझ गई थी, क्योंकि उस दिन के बाद उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस पल आदिनाथ बनर्जी ने भरी आंखों से उस वृद्ध महिला की ओर देखा था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने अपनी कहानी आगे कहनी शुरू की थी। पर इस बीच वो महिला रोते हुए उठकर एक ओर चल दी थी। शायद अब उसमें आगे की कहानी सुनने की हिम्मत नहीं थी, या शायद उसे पता था कि इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। कुछ समय तक आदिनाथ बनर्जी खामोश बैठे रहे और फिर रुंधे गले से उन्होंने कहा था, और रात को सोते हुए मेरी पत्नी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर विदा हो गई। और उस पल आदिनाथ बनर्जी खुद को संभाल नहीं पाए थे और वो रोने लगे थे, पर उस पल उनके पास उनके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।